Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. But why would India say that they're not going to? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. जो आपने अभी सुना ये है डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट क्लेम। बात नहीं मानी तो देख लेना। और थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इतनी गोलमोल बातें शायद वही जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये तो वर्ल्ड फेमस है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है रशियन ऑयल को लेकर। अब खबर आ रही है कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने तेल खरीदने के पैटर्न में कुछ चेंजेस करे हैं। क्या इसका लेना देना ट्रंप के बयानों से है या ये सिर्फ कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है? आज इसी पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट से तेल खरीदा है। खरीदता तो पहले भी था, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये शायद वेस्ट के दबाव का असर हो सकता है। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले ट्रेडर्स ने ब्लूमबर्ग को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कम से कम 25 लाख बैरल तेल खरीदा है। इसमें इराक का बसरा मीडियम, अल शाहीन और कतर लैंड शामिल है। इराक का बसरा मीडियम, अल शाहीन और कतर लैंड तेल के टाइप्स हैं। बसरा मीडियम इराक के बसरा प्रांत में स्थित ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी से आता है। अल शाहीन कतर का प्रमुख तेल है। ये तेल कतर के अल शाहीन क्षेत्र से आता है। वहीं कतर लैंड कतर के तेल का एक ग्रेड है, मतलब ये तेल इलाकों के हिसाब से हैं, उनकी वैरायटीज है। ट्रेडर्स ने बताया कि रिलायंस आमतौर पर मिडिल ईस्ट से तेल खरीदती है, लेकिन इस बार की खरीदारी सामान्य से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा रिलायंस ने मिडिल ईस्ट के कुछ सप्लायर से ये भी पूछताछ की है कि क्या इस क्षेत्र में रूसी कच्चे तेल जैसी क्वालिटी वाला तेल मिल सकता है। मतलब रिलायंस कुछ तो चेंजेस कर रहा है। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। पहली बात तो यह है कि रिलायंस जो है वो दुनिया के तमाम देशों से तेल खरीदती है। उनका ये है, प्राइवेट कंपनी है, उनका तो मोटिव प्रॉफिट है जो प्राइवेट कंपनी का होता है। तो इसलिए जो जहां से उनको सस्ता तेल मिलता है वो वहां से जाके खरीदते हैं। वो पहले कभी रूस से तेल नहीं खरीदते थे। अगर आप उठाकर देखो, वो सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला से लेते थे और सऊदी अरब से लेते थे और इराक से लेते थे। अब बाजार में जब सस्ता तेल रूस ने देना शुरू किया तो कतार में सबसे आगे रिलायंस थी, उन्होंने जाके लेना शुरू कर दिया। तो उनका सीधा सीधा वो तो चलते हैं इस बात से कि कौन अच्छा दाम दे रहा है। यानी जिसे अगर औपचारिक भाषा में बोलो कि अर्थशास्त्र कौन सा अच्छा है। अगर जो रूस ने दिया, रूस पे चले गए, वेनेजुएला के पास जाते थे पहले, सऊदी अरब पे कल चले जाएंगे अगर वो देने लगे, अमेरिका के पास भी चले जाएंगे अगर अमेरिका देता है। तो उनका सीधा ये है कि हम एक कंपनी है, हम दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है दुनिया की, और हम भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं। जो हमको अच्छा दाम देगा हम उससे तेल खरीदेंगे। तेल की राष्ट्रीयता क्या है, निर्यातक की राष्ट्रीयता क्या है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इनका बड़ा स्पष्ट होता है कि आप तेल हमारे को डिलीवर कर दीजिए भारत में, और उसका जो जहाज लेके आते हैं, जहाज की जिम्मेदारी आपकी, जहाज के बीमे की जिम्मेदारी आपकी। आप हमको जामनगर में तेल दे दीजिए और इस दाम पे दे दीजिए, जो सस्ता देता है उससे वो लेते हैं। और दूसरा ये कि रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो 14 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइन करती है, प्रतिदिन। तो 24 लाख बैरल अगर ज्यादा ले लिया तो वो दरअसल क्या मतलब हुआ, सवा दिन का तेल हो गया। लेकिन एक रिकैप करते हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप भारत पर किस तरह का दबाव बनाते रहे हैं। इसी साल 6 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल इंपोर्ट को लेकर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये पहले से लगे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर था। कहा था कि रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर भारत को ये एक्स्ट्रा टैरिफ चुकाना होगा। 27 अगस्त 2025 से ये टैरिफ लागू हो चुका था। भारत के बिजनेसेस के प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो गए, उन पर 50% टैरिफ लगने लगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनके एलाइज, उनके दोस्त भारत की आलोचना भी करते रहे हैं। पीटर नवारो का नाम आपको याद होगा। ये भी कहा गया था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए रूस को पैसा मिल रहा है यूक्रेन से युद्ध जारी रखने के लिए। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध भारत की वजह से चल रहा है। मतलब ऑल इन ऑल बात यह है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने समय समय पर यह साफ किया है कि भारत ये फैसला अपने हितों को देखकर करेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि एक प्राइवेट तेल कंपनी के तेल खरीदने के पैटर्न में बदलाव आया तो इसका भारत सरकार की नीति से क्या लेना देना हो सकता है, या ये सिर्फ एक कंपनी का निजी फैसला माना जाना चाहिए?
इसे समझने के लिए हमने कुछ आंकड़े देखे हैं। केपलर नाम की एक डेटा कंपनी के मुताबिक 1 फरवरी 2024 को रिलायंस ने रूस से रोजाना 2,30,000 बैरल कच्चा तेल खरीदा। 1 अगस्त 2025 तक रिलायंस की रूस से तेल खरीद बढ़कर करीब 6.5 लाख बैरल के आसपास पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज रूसी तेल खरीदने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा नायरा, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी रूस से तेल खरीदती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जीज ने रूस से सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करके खूब प्रॉफिट्स कमाए हैं। ये रिफाइनरियां रियायती दरों पर उपलब्ध रूसी तेल को पेट्रोल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल बनाती हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका वगैरह को बेच देती हैं। भारतीय रिफाइनरियों ने सबसे सस्ती कीमत पर रूसी तेल के आयात से करीब 1,40,740 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से लगभग 52,780 करोड़ रुपए से ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिले। हाल ही में रिलायंस यूरल क्रूड की दुनिया की सबसे बड़ी खरीदार बन गई। रिलायंस की कुल क्रूड खरीद में रूसी तेल की हिस्सेदारी अब 36% है, जबकि साल 2022 में 10% थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि रिलायंस बड़ी तादाद में रूस से तेल खरीद रही है। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट से हालिया तेल खरीद बढ़ाना क्या अमेरिका के दबाव का असर हो सकता है? एक्सपर्ट से सुनते हैं। ट्रम्प साहब ने यह कहा कि उनके भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि वो धीरे धीरे रूस से तेल मंगाना कम कर देंगे। तो अब लेकिन इसकी जब ये बात जो है हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछी गई तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, ना उस पर कोई कंफर्म किया। और ये बात अभी तक कंफर्म भारत की तरफ से नहीं हुई है किसी भी स्तर पे। तो जब तक भारत में किसी स्तर पे इसका कंफर्मेशन नहीं होता है तो हम इसको स्वीकार कैसे कर लें। और दूसरी बात यह है कि भारत की जो सोच हमेशा ये रही है कि हमारे हालात कुछ भी, हम कभी दबाव में नहीं आए। जब से भारत आजाद हुआ है, भारत कभी दबाव में आकर के हमारी विदेश नीति या तेल नीति या आर्थिक नीति नहीं बनी है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ऐसा भी एक वक्तव्य एक दफे दे दिया था। तो ट्रम्प साहब जो है वो क्या है, लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, मुझे भारत जो है इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भी विदेशी ताकत, छोटी बड़ी चाहे वो कोई भी देश हो, वो भारत के ऊपर दबाव डाले या भारत को आदेश या निर्देश दे कि हम इस देश से व्यापार कर सकते हैं और उस देश से नहीं कर सकते, हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते, हम इससे सऊदी अमेरिका से तेल खरीदे जाए। इस तरह की बात जो है वो भारत में कभी स्वीकार नहीं होगी। दूसरी तरफ ये जरूर है कि जहां तक तेल एक व्यापार है, तेल खरीदना व्यापार है, तेल को बेचना व्यापार है, ये कॉमर्शियल डिसीजंस होते हैं। कल को कोई भी रिफाइनरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसको लगता है कि भाई ठीक है, वो मैं अगर रूस से थोड़ा कम ले लेता हूँ, उस देश से ज्यादा ले लेता हूँ, या अमेरिका से ज्यादा ले लेता हूँ, या किसी और से ले लेता हूँ, उसमें मेरे को ज्यादा लाभ दिखता है, ना कहीं न ऐसा उनका कुछ अपना गुणा भाग होता है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन भारत सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि इस पे जो है वो उनकी जो वो नीति होगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में है। अब यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने फैसला किया है कि 21 जनवरी 2026 से रूस से आने वाले कच्चे तेल से बने सभी ईंधन का आयात पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इसका मतलब ये है कि यूरोप में इन उत्पादों को खरीदना या बेचना अब कानूनी रूप से मुमकिन नहीं होगा। इस कदम का उद्देश्य रूस की तेल से होने वाली कमाई को रोककर यूक्रेन पर उसके युद्ध खर्च को सीमित करना है। भारत जैसे देश जो रूस से कच्चा तेल आयात करते हैं और यूरोप में इसका रिफाइन करके ईंधन निर्यात करते हैं, उन्हें इससे असर पड़ सकता है, क्योंकि अब उन्हें अपने रिफाइन किए गए उत्पादों का यूरोपीय बाजार में निर्यात सीमित या रोकना पड़ सकता है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। अब ये अगर पैटर्न बन जाता है कि आने वाले जो सप्ताह हैं उसमें भी देखते हैं कि दरअसल रिलायंस ने अपना तेल का आयात रूस से थोड़ा कम किया है और खाड़ी के देशों से बढ़ाया है, अगर ये पैटर्न बनता है तब मुझे लगता है इस पर जो एक टिप्पणी जो है वो बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बड़े तेल खरीदार हैं, जिसमें रिलायंस है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ऐसा इसमें ये जाकर के दो तरीके होते हैं। एक तो आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, दूसरा जो है आप सिंगापुर, दुबई में आपको वहां डीलर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो स्पॉट मार्केट में आप जाकर के लेते हैं। आप जाते हैं, कहते हैं मेरे को इतना तेल खरीदना है, अच्छा दाम कौन देगा, जो अच्छा दाम दे उससे लेते हैं। पता लगता है उसकी राष्ट्रीयता इराक है या उसकी राष्ट्रीयता सऊदी अरब है, तो स्पॉट मार्केट से बहुत सा तेल दिया जाता है जिसमें राष्ट्रीयता नहीं, कीमत पे जोर होता है। दूसरी तरफ जो है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं कि भाई हम आपसे इतना तेल लेंगे और आप हमको अच्छा दाम पे दीजिए। तो वो भी रिलायंस भी करता है, इंडियन ऑयल भी करता है, भारत पेट्रोलियम भी करता है। लेकिन अगर ये पैटर्न बनता है और ये होता है कभी आने वाले समय में और तेल लिया जाता है
और दूसरी बात यह है कि अगर ये होता है कि रूस से, उसका मतलब होता है रूस से जो तेल है वो कम आने लगता है, तब मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी चर्चा बनेगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारत की एक कोशिश जरूर रही है कि भारत जो है, हमारे रिफाइनर अमेरिका से अब ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी तेल ज्यादा खरीद रहे हैं। मान लिया अभी तक हम नाइजीरिया से लेते थे, अंगोला से लेते थे, वहां कम करके अमेरिका से तेल को लिया जा रहा है, इसलिए कि शायद जो पॉलिटिकल एक जो बैलेंस है उसको बना के चला है। देखिए, तेल 90% राजनीति होती है, और अंतर्राष्ट्रीय जब तेल का निर्यात आयात 90% कूटनीति होती है। अगर थोड़ा सा अमेरिका से ज्यादा तेल मना करके ट्रम्प साहब जो है वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ भाई मेरी बात रख ली गई है ना, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो लगने दीजिए। लेकिन इतनी बात यह है, जहां तक पब्लिक पॉस्चरिंग है, पब्लिक पोस्टिंग में भारत ट्रम्प साहब के दबाव में आ गया इस मसले पे, वो तो मुझे लगता नहीं कि संभव है। अब एक और छोटी सी खबर, दिवाली पर कभी ऐसा हुआ है कि घर पर अनइनवाइटेड गेस्ट आ गए और उनको देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है? ऐसे में याद आती है जेप्टो और ब्लिंकिट की। क्विक कॉमर्स हो गया है जिंदगी का पार्ट टाइम सुपर हीरो। स्नैक्स से लेके कैंडल्स, चिप्स से लेके डेकोर तक सब मिलता है पलक झपकते ही। यहाँ तक कि गुलाब जामुन बनाने का मिक्स भी मिलता है, वो भी 15 मिनट में। अब इसी तरह आ रहे हैं रिलायंस और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर आपके घर पर पलक झपकते ही। रिलायंस जियो मार्ट के जरिए और टाटा क्रोमा के जरिए चाहता है कि मोबाइल फोन, ईयरबड्स, चार्जर, स्मार्ट वॉच सब कुछ हाई स्पीड में डिलीवर हो। अभी तक क्विक कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स बस छोटी मोटी चीज़ों तक लिमिटेड था या स्पेशल डील्स आती थी। जियो मार्ट 10 शहरों में सिर्फ 30 मिनट के अंदर मोबाइल, हेडफोन, चार्जर जैसी चीज़ों की डिलीवरी का वादा कर रही है। इसके लिए रिलायंस ने देश भर में 600 से ज़्यादा डार्क स्टोर्स बनाए हैं। डार्क स्टोर्स मतलब ऐसे लोकल हब जो बाहर से दुकान जैसे नहीं दिखते लेकिन अंदर से फुल ऑन वेयर हाउस मोड में चलते हैं ताकि फटाफट डिलीवरी हो सके। वहीं टाटा ग्रुप ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन क्रोमा का यूज़ किया है, उसे अटैच किया है उनके क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बास्केट से। बेंगलुरु में इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। अभी फोकस ज़्यादातर उन चीज़ों पर है जिन्हें लोग अचानक खरीदना चाहें, जैसे स्मार्टफोन, ईयरबड्स या किचन गैजेट्स। मार्केट डेटा भी इस नए आइडिया के सपोर्ट में दिख रहा है। ई कॉमर्स अब स्मार्टफोन मार्केट में लगभग 50% हिस्सेदारी ले चुका है। लैपटॉप और टैबलेट में करीब 40%, टीवी में 30% और फ्रिज में 20% के आसपास। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्विक डिलीवरी की अगली बड़ी कैटेगरी बन सकती है, क्योंकि आज का कस्टमर चाहता है अभी चाहिए तो अभी मिले। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।